अच्छा। अमेरिका ये जंग करके भी हासिल क्या करेगा। और हुँ, इसराइल के लिए नफरत बढ़ गई है। यूरोपियन ममालिक अपने सफीर बुला रहे हैं, अपने ताल्लुकात हुँ। खत्म कर रहे हैं। ईरान ने वो बड़े हार्ड नेगोशिएटर हैं। द नेशन हु रिफ्यूजेस टू सरेंडर कैन नॉट बी डिफीटेड। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है। अब्दुल्ला साहब, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हम खासे पुरुमीद भी हैं, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर देखें तो आपको क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है इन टॉक्स का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सुबह अस्सलाम। बखैर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। वेलकम। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान तो एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिन ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात ही नहीं थे हुँ, 47 लॉन्ग ईयर्स से, उनको आपस में जी। बिठा दिया है। बजाते खुद ये एक बड़ी सक्सेस हुँ, है मेरे ख्याल। दूसरी बात इसमें यह है कि आप देखें कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम अपने जितनी भी एफर्ट्स हैं उनको हमने रखा भी। आप देखें कि मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान के कामों को, जो हमारे इंटरनल काम हैं, उनको छोड़ हुँ, छाड़ के हमारे फील्ड मार्शल, हमारे आर्मी चीफ के साथ साथ हमारे वजीर आजम, सारे मिलके, वजीर खारजा मुस्तकिल दौरों पे हैं, लोगों से रवाबित में हैं, काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। And this is what a good neighbor has to do, and this is what we are doing, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके अंदर एक बात ये है कि अगर लेट्स से कि हम ये कहें कि हम होपफुल नहीं हैं या ये नहीं होगा, क्या कर लेगा अमेरिका? जंग करेगा दोबारा, तो जंग के लिए तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा। अमेरिका ये जंग करके भी हासिल क्या करेगा? दोबारा मज़ाकरात की टेबल पे आएगा। आप मुझे बताएँ कि अभी रिसेंट पास्ट के अंदर कौन-सा ऐसा मुल्क मिला आपको जो बमबारी से, जंग से खत्म हो गया हो? ये रूस ने यूक्रेन को फ़तह कर लिया है ना। अब तो यूक्रेन में रूस का झंडा लहराया हुआ है। हाँ, तो जंग जारी है। इसका मतलब है कि ईरान के अंदर भी रेजिस्टेंस मिलेगी। अभी जो उनकी ख़वातीन ने 2-3 दिन कबल एक जुलूस निकाला जिसके अंदर गुलाबी रंग की क्लैशनकोव्स पकड़ी हुई थीं, कंधों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर रखे हुए थे। व्हाट डज़ दिस इंडिकेट? इसका मतलब हुँ, है कि एक कौम खड़ी हो गई है। आप जी। कौम, मुझे ये बताइए कि कौन-सी कौम माज़ी के अंदर हारी है किसी फ़ौज से? कोई कौम आज तक हुँ, नहीं हारी। फ़ौजें हार जाया करती हैं, फ़ौजें जीत भी जाया करती हैं, लेकिन कौम कभी नहीं हारी। अफ़गानिस्तान की मिसाल देख लें, 20 साल में अमेरिका ने अपने इत्तहादियों के साथ 48 इत्तहादियों के साथ क्या कर लिया? $2.43 ट्रिलियन की जंग जो थी, उसने क्या रिज़ल्ट किया? इसलिए अमेरिका के अंदर भी ये सेंस आ चुकी है कि इस जंग से नताइज वही निकलेंगे जो अब पाकिस्तान में मुज़ाकरात की शक्ल में हो रहे हैं। तो बेहतर ये है कि मज़ीद अपने आप को पूरी दुनिया से आइसोलेशन का शिकार हो चुका है। देखिए ना, ग्लोबल आइसोलेशन का शिकार हो चुका है अमेरिका। और हुँ, इसराइल के लिए नफ़रत बढ़ गई है, सिंबल ऑफ हेट्रेड बन चुका है इसराइल। आप इसको इस अंदाज़ में देखें कि जो ममालिक कभी इसराइल के मुतल्लिक कभी बोल भी नहीं सकते थे, आज वो अपने यूरोपियन ममालिक अपने सफ़ीर बुला रहे हैं, अपने ताल्लुकात हुँ, ख़त्म कर रहे हैं, अपने डिफेंस पैक्ट्स उनके साथ ख़त्म कर रहे हैं। उसके लिए एक नेगेटिविटी आ चुकी है। यूनाइटेड नेशन में उसको असला बेचने के लिए उस पे ममानियत आ चुकी है। देखिए ना, अमेरिका के अंदर बाकायदा सेनेटर्स, 24 सेनेटर्स उनके खिलाफ वोट दे चुके हैं। ये जी। बहुत बड़ी बात होती है। ये पहले कभी विटनेस नहीं किया। इस वजह से अमेरिका को देर ब देर इस जंग को तो बंद करना है, तो व्हाई नॉट टुडे? हुँ, इसलिए मेरा ख्याल है कि वो ये जो ईरान ने अपना सख्त स्टांस लिया है, जिस तरह डॉक्टर शादिया कह रही थी, सही कह जी। रही थी कि जी वो एक तरफ बुला के आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप मिलिट्री एक्शन उनके ऊपर करना चाहते हैं। ये जो है हुँ, ना, ये नहीं होगा, ये धोखाधड़ी है, इनका पुरानी सरिश्त रही है। ये वही लोग हैं ना, मैं क्या तारीखें दोहराऊँगा जी। कि जो घर बुला के मेहमान को कत्ल करवा देते थे, कि पीठ पे छुरा घोंपना, ये हुँ, मुसलमान
तरह से सामने से वार नहीं करते, ये पीछे से वार करते हैं। इन्होंने क्या अच्छा किया है दुनिया के अंदर वो बताएं ना। इन्होंने लोगों को जो जंगे मुसल्लत की लोगों के ऊपर नाकाबंदियां की, बगैर कानून के ये जंग लड़ी गई। कौन सा कानून है? ये जो मेनाब के अंदर बच्चियों को शहीद कर देने का वाकया था, बहुत क्या ये अफसोसनाक। काफी इनके जो बारबेरिकिज्म है उसको एक्सपोज करने के लिए काफी नहीं है? ये तो तातारियों से भी बदतर है, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इसलिए देखें, असल बात यहाँ ये है कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ये कहती हैं कि अमेरिका इस टाइम पे उनकी टेक्नोलॉजी का फेलियर है। टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरली, स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और ये इकोनॉमिकली जी। अमेरिका हैज लॉस्ट दिस वॉर। अब वो जबरदस्ती चाहता है कि मैं किसी सूरत अपनी नाक ऊंची कर लूं। देखिए, नाक तो दुनिया में कट चुकी है। अब जो बेहतर यही है कि जो इज्जत आपकी रह गई है आप उसको जी। समेटें। आप दुनिया को अपना हॉस्टाइल ना बनाएं। पूरी दुनिया की ओपिनियन आपके खिलाफ हो चुकी है। आपने दुनिया के ऊपर एक तीसरी आलमी जंग, मुआशी आलमी जंग मुसल्लत कर चुके हैं। बर्तरी ना सही, लेकिन ईरान की पोजीशन बड़ी बेहतर है। देखा जाए तो पूरी दुनिया भी ये तस्लीम कर रही है कि ईरान ने ना सिर्फ अपना दिफा बड़ा बेहतरीन किया बल्कि जवाब भी दिया है अमेरिका जैसी बड़ी सुपर पावर को, जो कि अमेरिका के लिए किसी भी सूरत में बेरेबल नहीं है। अब ईरान इस सिचुएशन को किस तरह से इसको हैंडल कर सकता है या करना चाहिए, और बिल्कुल अगर ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है ईरान के पास तो किस तरह से अवेल कर सकता है ईरान इसे? देखिए, इसके अंदर 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि ईरान का जो एक पावर बनकर उभरना है, वो एक ऐसी ताकत बनकर उभरा है जो कि वर्ल्ड पावर है, लेकिन वो न्यूक्लियर नहीं है। और यही उसका कमाल है कि ये एक ऐसी ताकत है जिसके पास अभी एटमी सलाहियत नहीं है, लेकिन फिर भी वो सुपर पावर बन के देखें। 2 मुल्कों के साथ जो न्यूक्लियर मुल्क हैं, दोनों सुपर पावर्स हैं, उनके साथ बैक वक्त लड़ना और उसके अंदर उनको धूल चटाना, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ईरान ने, वो बड़े हार्ड नेगोशिएटर हैं, वो खड़े हो चुके हैं, वो अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े हो गए हैं। अगर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को डोनाल्ड ट्रंप ने सेटिस्फाई करना है और विक्ट्री शो करनी है, तो ईरान की भी तो डोमेस्टिक ऑडियंस है जिसने अपनी जान से कीमत दी है और बड़ी ठीक ठाक दी है, अपने माल से कीमत दी है और 47 साल तक से दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा, देखे ना, एक पूरी नस्ल दर नस्ल, एटलीस्ट 3 नस्लें हैं जो इस टाइम पे रेजिस्टेंस के अंदर पैदा हुई हैं। The nation who refuses to surrender cannot be defeated, period. अब मसला यहाँ यह है कि ये सारी चीज अपनी जगह, इसमें जितना अमेरिका मुट्ठी को रेत में दबाने की कोशिश करेगा तो रेत उतनी जल्दी उसकी मुट्ठी से निकल जाएगी। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। इसलिए अमेरिका जरूर आएगा, टॉक्स भी होंगी, सब कुछ होगा, इसी हफ्ते होगा। मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ और मुझे ये लगता है कि ईरान अपना जो, क्योंकि ये जो जिस तरीके से एक इनकी बिजनेसमैन मेंटालिटी है कि मैं किसी सूरत जो है ना कोई 2-4 रुपए एक्स्ट्रा ही ले लूं, ये वो काम कर रहे हैं कि शायद मैं इस तरह से धमकी से दुनिया को दिखा के कि जी मैं बहुत बड़ा ताकतवर हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई तुर्रम खान हूँ। आप जितने तुर्रम खान थे दुनिया ने देख लिया है। और सही कहा आपने कि पूरी दुनिया की हमदर्दियां और पूरी दुनिया ने ईरान की ताकत को कबूल कर लिया हुआ है। अब साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ईरान की जो आबनाए हुर्मुज के ऊपर कंट्रोल है, उसको अगर एक सुपर पावर रिजेक्ट कर रही है तो दूसरी चाइना सुपर पावर उसको एक्सेप्ट कर रही है। एडमिरल डोंग जन का आप देख लें बयान, उन्होंने वर्दी में आके, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं चाइना के, उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज मुकम्मल ईरान के कंट्रोल में है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? और इसमें सारा रशिया जो है वो चाइना के साथ सपोर्टिव रोल के अंदर है। अब यहाँ यह है कि ये टॉक्स भी होंगी, डोनाल्ड ट्रंप को खुद आना पड़ेगा। और वो देखें, वो चक्कर चला रहे थे कि स्टीव विटकॉफ को और जैरेड कुशनर को भेज दें। इन दोनों को पसंद नहीं किया जाता है ईरान की जानिब से, और पहले भी वो इसको इनकार कर गए थे, तभी जो जेडी वेंस आए थे। और अब जो मामलात इतने आगे बढ़ गए हैं, अमेरिका के पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अमेरिका इस जंग को प्रोलॉन्ग करके सवाए अपना नुकसान और पूरी दुनिया का नुकसान और मुस्तकबिल में अपना मुआशी नुकसान, क्योंकि गल्फ कंट्रीज
उससे बिल्कुल बिदक जाएंगी। जो थोड़ी बहुत उनके साथ रह गई है, देखें यूएई उनको एक सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब चाइना ने उनको, सदर शी जिनपिंग ने प्रिंस खालिद को 4 नुकाती फार्मूला गल्फ के लिए पेश किया, जीसीसी के लिए, तो उसके बाद एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चेंज आया है जीसीसी के अंदर और चेंज ऑफ हार्ट वहां पेश आ रहे हैं। तो अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा जो थोड़ा बहुत असर रह गया है जीसीसी के अंदर वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे जो उनके मेजर पार्टनर थे सऊदी अरब और कतर, वो तो उनसे पहले ही दूर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन अगर ज्यादा इसने किया तो अमेरिका शायद वेस्टर्न हेमिस्फेयर के ऊपर भी रहना उनके लिए मुमकिन ना हो। एक सुपर पावर है, वो स्ट्रगलिंग सुपर पावर है, दे आर नॉट द सोल सुपर पावर एंड दे शुड रियलाइज। मैं एक ही आखिरी मिसाल दूंगा, हमारे वहीद मुराद साहब बहुत बड़े हीरो थे, चॉकलेट हीरो कहलाते थे, लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ गई तो वो उनको हीरो का किरदार नहीं दिया जा सकता था और वो उनको हीरो के भाई का या वालिद का किरदार की बात होती थी, जिसके ऊपर फिर नाम क्या हुआ, जो कि अफसोसनाक है। ही वॉज अ ग्रेट हीरो। तो जो लोग उसके मुकाबले में यूसुफ खान साहब थे, जिनको ये समझ आ गई कि मैं हीरो एक वक्त में था, लेकिन अब मैं जो है वो एक बड़े किरदार में, एक बाप के किरदार में भी आऊंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि अमेरिका इज नो लॉन्गर द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। They have to share the power and they have to accept कि दुनिया एक लॉ से, कायदे से, कानून से चलाई जाती है, ना कि दुनिया के हर आदमी को धमकी। आप कल रात का देखें ना, जो ब्राजील के सदर ने कहा सुबह उठते हैं तो एक धमकी के ट्वीट से उठते हैं, रात को सोते हैं तो धमकी के ट्वीट से सोते हैं। दुनिया ऐसे नहीं चलेगी। व्हाट डज दिस इंडिकेट? दिस मीन्स कि दुनिया अब डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों को ज्यादा देर टॉलरेट नहीं करेगी। और ये चंद दिन की बात है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये रखा तो उनके अपने मुल्क में जहां 80 लाख लोग निकले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनका रुख उनके घर की तरफ हो जाए और उनका कहीं बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए। अब्दुल्ला साहब, जिस तरह से आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये क्या स्ट्रेटजी है डोनाल्ड ट्रंप की, कि मतलब हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि लड़ाई खत्म होने से पहले पहले आप दुश्मन को कोई घूंसा मार दे, जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं आप उसे पहुंचा दें, क्योंकि बाद में तो सुलह सफाई होनी है। आम लड़ाइयों में भी यही होता है और हम बड़ी लड़ाई में भी अब ट्रंप की यही स्ट्रेटजी देख रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ट्रंप की ये मजबूरी भी है ये करना, आखिरी लम्हात पे जब डिस्कशन चल रही है, बातचीत भी चल रही है, तो वो नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को आबना हुर्मुज़ के अंदर, ताकि वो एक फातेह के तौर पर खुद को ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट कर सके अमरीकी अवाम के सामने? देखिए, असल में बात यह है कि इनका जो इश्यूज आ रहे हैं वो ये है कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपनी धमकी के ऊपर चला करता था और लोगों के ऊपर पाबंदियां आयद किया करता था। ईरान ने ये उनकी मिथ ब्रेक कर दी है। मसला ये है, उनकी टेक्नोलॉजी F-35 जैसे जहाज कॉम्प्रोमाइज हो गए, F-15 जहाज तो गिर रहे हैं, उनका आयरन डोम, डेविड स्लिंग सिस्टम, थॉर्ड मिसाइल, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम तमाम का तमाम कॉम्प्रोमाइज हो गया। उनके $2 बिलियन के जो रेडार सिस्टम थे स्टेट ऑफ द आर्ट, वो कामयाब नहीं हुए। और ड्रोन्स ने उनके जो बहरी बेड़े, जो कि उनके यूएसएस स्ट्राइक कैरियर ग्रुप कहलाते थे, उनको निशाना बना के नकारा कर दिया। अब ये सारी सूरत हाल, टेक्नोलॉजी जो उनकी थी वो अब दुनिया ने देखे ना, एक वो भरम था, वो भरम टूट गया। दुनिया ने देख लिया कि यार इनके पास तो कुछ भी नहीं है। और वो किस मुल्क ने, जिसके ऊपर उन्होंने पाबंदियां आयद की थी, तो दुनिया ने कहा पाबंदियों को भी जहन्नम में जाए। याद रखें, अभी नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी पाबंदियां खत्म करनी पड़ेंगी। नॉर्थ कोरिया जिस तरह से अपकमिंग पावर है और जिस तरह से वो डोमिनेट कर रहा है, आई थिंक कि ये अब एक दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो चुका है, हो नहीं रहा, चेंज हो चुका है। और इसके अंदर अब जो कवानीन होंगे वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के होंगे, वो पुराने जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर के जो उसने वर्ल्ड ऑर्डर दिया था उसका नहीं होगा। अब जो आपने कहा कि जी देखें, इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा इसराइल को खुश करने के लिए नुकसान पहुंचा दे, बिकॉज इसराइल को भी ये समझ आ गई है कि अमेरिका अब का गया वापस नहीं आएगा। क्योंकि शायद वो जो 40 साल से जो नेतन्याहू ख्वाब देखता था कि कोई अमरीकी सदर आएगा और हमला करेगा, वो खुशियों के शादियाने बजा रहा है। लेकिन क्या
पिछले तमाम 47 साल में जो अमेरिकी सदर थे वो बेवकूफ गुजरे। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक तो वो बेवकूफ थे क्योंकि उन्होंने खुद उनको स्टूपिड कहा। ये अल्फाज अपने ही मुल्क के सदूर के लिए कहना, आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त है? क्या ये जो अपने वादों से मुकर जाना, क्या ये एक सुपर पावर के सदर को जेब देता है? क्या एक बड़े मुल्क के सदर को ये जेब देता है कि वो बार बार झूठ बोले, कभी जो है वो कुछ बोले, कभी कुछ बोले, कभी बच्चों तक के ऊपर हमले करने से गरेज ना करे? सिविलियन टारगेट्स देखें, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि एक ऐसा सदर मुस्तकबिल में आए जो सर्टेनली जेडी वेंस नहीं है चाहते। वो जेडी वेंस को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो वो चाहते हैं कि एक ऐसा सदर आए जो मुस्तकबिल में वॉर क्राइम्स से उनको बचा सके, और वो चाहते हैं कि मुकम्मल हमले करके ईरान को और कुछ नहीं तो कम से कम 30-40 साल पीछे ले जाया जाए, जहां वो अपने पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। और उनकी नीयत इनके पैसों पे खराब भी है। जो इनका पैसा था ईरान का, जो उन्होंने दबा के रखा हुआ है, वो वापस देने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से आप देखें अमेरिका क्या है, आप मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान में गया, जिस रिजीम को लड़ने गया वो रिजीम को बिठा के आया और आज तक उनको भत्ता दे रहा है। मैं इसलिए भत्ता इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि $160 मिलियन माहाना वो अदा कर रहे हैं अफगानिस्तान को, और $18 बिलियन वो 2021 से बाद से अभी तक दे चुके हैं। ये सीनियर इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट मौजूद है, अमेरिका के अपनी रिपोर्ट में मैं आपको कोट कर रहा हूँ। तो अमेरिका एक तरफ कहता है कि जी हम तो अपना वेपन डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस तरह उसने तेहरान अपना ईरान के अंदर जब C-130 उसके जो वहां उन्होंने खुद ही उनको कहते हैं कि जी हमने निशाना बना दिया। पहले तो ये बताए ना कि वो C-130 रेत में धसे हुए क्या कर रहे थे, वो तो वहां लोगों, और फिर उसका जो अमला था वो दरमियान में कहाँ गया? उन्होंने तो यही कहा कि हमने अपना पायलट बचा लिया। तो पायलट के साथ जो बाकी 4 जहाज वहां गिरे हुए थे, उनका अमला किधर गया? वो बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे सवालिया निशान मौजूद हैं जितना जिस जंग के अंदर नुकसान हुआ है।